नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूँ हमारा खास कार्यक्रम आज का इतिहास, जहां होती है इतिहास के पन्नों में दर्ज कुछ रोचक कहानियां। इसी कड़ी में जानेंगे आज यानी 19 मार्च को देश दुनिया में क्या कुछ हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा। जानेंगे आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में और बात करेंगे उनकी जो दुनिया से इस दिन विदा होकर चले गए। तो चलिए चलते हैं आज के इतिहास के सफर पर, जहां बात करेंगे सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी के बारे में, जो जगदीप नाम से प्रसिद्ध है और जो भारतीय सिनेमा के एक मशहूर हास्य अभिनेता भी थे। सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी जगदीप नाम से प्रसिद्ध थे। इनका जन्म आज ही के दिन 19 मार्च 1939 दतिया मध्य प्रदेश में हुआ था। जगदीप भारतीय सिनेमा के मशहूर हास्य अभिनेता थे। उन्होंने अपने हास्य अभिनय से दर्शकों में काफी लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में फिल्म अफसाना से की थी। जगदीप ने 400 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें लोग उनके वास्तविक नाम से ना जानकर जगदीप नाम से जानते थे। वे साल 1975 में आई मशहूर फिल्म शोले में सूरमा भोपाली के किरदार से काफी चर्चा बटोरने में कामयाब रहे थे। अपने हाव भाव से दर्शकों को हंसाने वाले जगदीप ने उस दौर में काम किया जब फिल्म उद्योग में महमूद, जॉनी वॉकर, घूमल, केस्टो मुखर्जी जैसे हास्य कलाकार मौजूद थे। जगदीप ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में बी.आर. चोपड़ा की फिल्म अफसाना से की। इसके बाद चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में ही उन्होंने लैला मजनू में काम किया। उसके बाद उन्हें के.ए. अब्बास, विमल राय ने भी मौके दिए। जगदीप ने हास्य भूमिकाएं विमल राय की फिल्म 2 बीघा जमीन से करने शुरू किए थे। इस फिल्म ने उन्हें एक नई पहचान दी। इसके बाद उन्होंने बहुत सी कामयाब फिल्मों में काम किया। अपने हास्य अभिनय से उन्होंने दर्शकों के दिल में अपने लिए जगह बना ली और फिल्म जगत में सफलता हासिल की। 400 से भी अधिक ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके जगदीप शोले, फिर वही रात, कुर्बानी, शहंशाह, अंदाज अपना अपना जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। साल 1957 में आयोजित बाल फिल्म समारोह के अंतिम दौर के लिए चुनी गई 3 फिल्में मुन्ना, अब दिल्ली दूर नहीं और हम पंछी एक डाल के में जगदीप ने अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही जगदीप ने फिल्म शोले में सूरमा भोपाली की भूमिका निभाई थी। उनके इस किरदार सूरमा भोपाली को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि वे दर्शकों के बीच इसी नाम से लोकप्रिय हो गए थे। आज भी अगर लोग उनको याद करते हैं तो शोले में निभाया गया यह किरदार कभी नहीं भूलते। सूरमा भोपाली का किरदार इतना चर्चित हुआ कि इसी नाम से जगदीप ने एक फिल्म का निर्देशन भी कर दिया था। एक हास्य अभिनेता के रूप में प्रसिद्धि पा चुके जगदीप का निधन 81 साल की उम्र में 8 जुलाई 2020 को हुआ। बढ़ती उम्र से होने वाली दिक्कतों के चलते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे जीवत राम भगवान दास कृपलानी के बारे में, जिनका आज ही के दिन यानी 19 मार्च 1982 में देहांत हुआ था। तो चलिए थोड़ा विस्तार से जानते हैं जीवत राम भगवान दास कृपलानी के बारे में। जीवत राम भगवान दास कृपलानी भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। इनका आज ही के दिन 19 मार्च 1982 को निधन हुआ था। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपना व्यावसायिक जीवन प्रारंभ किया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से उनका करीबी संपर्क था। वे गुजरात विद्यापीठ के प्राचार्य भी रहे थे। तभी से उन्हें आचार्य कृपलानी पुकारा जाने लगा था।
हरिजन उद्धार के लिए कृपलानी जी लगातार गांधी जी के साथ खड़े रहे थे। वे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महामंत्री और वर्ष 1946 की मेरठ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। उनकी पत्नी सुचेता कृपलानी भी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी। जीवत राम भगवान दास कृपलानी और सुचेता मजूमदार की पहली मुलाकात कहां हुई, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं उनके प्यार की दूरी बना था। बाद में महात्मा गांधी के साथ काम करते हुए दोनों नजदीक आते गए, लेकिन गांधी जी यह जानकर हैरान रह गए कि उन्हीं के आश्रम में उन दोनों का प्यार फला फूला। दोनों कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, लेकिन आने वाले सालों में उनकी भूमिका ऐसी बदली कि वो विरोधी कैंपों में शामिल हो गए। असाधारण तौर पर पढ़ने में बेहद कुशाग्र और कुछ तरह से सोचने वाले शख्स थे। ऐसे शख्स भी जो अपने आप में रहना ज्यादा पसंद करते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वो बहुत आसानी के साथ अपने प्रिय लोगों से खुद को अलग कर देते थे। कृपलानी को जो भी जानते थे वो मानते थे वो बेहद अनुशासित और आदर्शों के पक्के शख्स थे। स्त्रियों से खुद को हमेशा दूर रखने वाले थे। ये माना जाने लगा था कि विवाह उनकी डिक्शनरी में नहीं है। कृपलानी आजादी से पहले लंबे समय तक कांग्रेस के महासचिव रहे और 1947 में जब देश आजाद हो रहा था तब वह इस पार्टी के अध्यक्ष थे। हालांकि आजादी के बाद स्थितियां ऐसी बनी कि कांग्रेस विरोध और विपक्ष की राजनीति करने लगे। वहीं सुचेता बाद में कांग्रेस में मंत्री भी बनी और मुख्यमंत्री भी। इन्हीं दिनों में गांधी जी के चंपारण की प्रसिद्ध यात्रा की थी और जेबी कृपलानी कभी उनके निकट संपर्क में आए। वर्ष 1919-1920 में वे कुछ समय तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी रहे और गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय वहां से हट गए। सन 1927 के बाद आचार्य कृपलानी का जीवन पूर्ण रूप से स्वाधीनता संग्राम और गांधी जी की रचनात्मक प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने में ही बीता। उन्होंने खादी और ग्राम उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए उत्तर प्रदेश में गांधी आश्रम नामक एक संस्था की स्थापना की। 1935 से 1945 तक उन्होंने कांग्रेस के महासचिव के रूप में काम किया। वर्ष 1946 की मेरठ कांग्रेस के वे अध्यक्ष चुने गए। कई प्रश्नों पर पंडित जवाहरलाल नेहरू से मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने अध्यक्षता छोड़ दी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाकर विपक्ष में चले गए। वे एकाधिकार बार लोक सभा के सदस्य भी रहे। जेबी कृपलानी ने सभी आंदोलनों में भाग लिया था और जेल की सजाएं भोगी। देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कृपलानी जी का 19 मार्च 1982 में निधन हुआ। तो अभी आपने जाना जीवत राम भगवान दास कृपलानी के बारे में। अब आगे प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे केदारनाथ सिंह की, जो भारतीय प्रमुख आधुनिक हिंदी कविताओं और लेखकों में से थे और आज ही के दिन यानी 19 मार्च 2018 को इनका निधन हुआ था। तो चलिए थोड़ा और विस्तार से जानते हैं केदार सिंह के बारे में। केदारनाथ सिंह एक प्रमुख आधुनिक हिंदी कवियों के लेखकों में से एक थे, जिनकी मृत्यु 19 मार्च 2018 में यानी आज ही के दिन हुई। केदारनाथ सिंह चर्चित कविता संकलन तीसरा सप्ताह के सहयोगी कवियों में से एक थे। इनकी कविताओं के अनुवाद लगभग सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी, स्पेनिश, रूसी, जर्मन और हंगेरियन आदि विदेशी भाषाओं में भी थे। कविता पाठ के लिए दुनिया के अनेक देशों की यात्राएं की थी। यह कहना काफी नहीं था कि केदारनाथ सिंह की काव्य संवेदना का दायरा गांव से शहर तक पर्याप्त है।
या यह कि ये एक साथ गांव के भी कवि हैं तथा शहर के भी। दरअसल केदारनाथ पहले गांव से शहर आते हैं, फिर शहर से गांव, और इस यात्रा के क्रम में गांव के चिन्ह शहर में और शहर के चिन्ह गांव में ले जाते हैं। इस आवाजाही के चिन्हों को पहचानना कठिन नहीं है, परंतु प्रारंभिक यात्राओं के सनेस बहुत कुछ नए दुल्हन को मिले भेंट की तरह हैं, जो उनके बक्से में रख दिए गए हैं। पर्यावर्ती यात्राओं के सनेस में यात्री की अभिरुचि स्पष्ट दिखती है। इसलिए 1955 में लिखी गई अनागत कविता की बौद्धिकता धीरे धीरे तिरोहित होती है। और यह परिवर्तन जितना केदारनाथ सिंह के लिए अच्छा रहा, उतना ही हिंदी साहित्य के लिए भी। बहुत कुछ नागार्जुन की ही तरह केदारनाथ की कविता की भूमि भी गांव की। दो आपके गांव जवार नदी ताल पगडंडी मेल से बतियाते हुए केदारनाथ ना अज्ञेय की तरह बौद्धिक होते हैं, ना प्रगतिवादियों की तरह भावुक। केदारनाथ सिंह बीच का या बाद का बना रास्ता तय करते हैं। यह विवेक कवि शहर से लेता है, परंतु अपने अभिनव की शर्त पर नहीं, बिल्कुल चौकस होकर। केदारनाथ सिंह की कविताओं में जीवन की स्वीकृति है, परंतु तमाम तरलताओं के साथ यह आस्तिक कविता नहीं है। हिंदी की आधुनिक पीढ़ी के रचनाकार केदारनाथ सिंह को वर्ष 2013 के लिए देश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। वह यह पुरस्कार पाने वाले हिंदी के 10वें लेखक थे। ज्ञानपीठ की ओर से शुक्रवार 20 जून 2014 को यही जारी विज्ञप्ति के अनुसार सीताकांत महापात्र की अध्यक्षता में हुई चयन समिति की बैठक में हिंदी के जाने माने कवि केदारनाथ सिंह को वर्ष 2013 का 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार देने जाने का निर्णय किया गया। इससे पहले हिंदी साहित्य के जाने माने हस्ताक्षर सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, महादेवी वर्मा, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, श्रीलाल शुक्ला और अमरकांत को यह पुरस्कार मिल चुका है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम के लेखक गोविंद शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। सुप्रसिद्ध साहित्यकार केदारनाथ सिंह का 19 मार्च 2018 को सोमवार शाम नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया। उन्हें 2013 में 49वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। भारतीय ज्ञानपीठ के डायरेक्टर लीलाधर मंडलोई ने उनके निधन की जानकारी दी। मंडलोई के अनुसार केदारनाथ सिंह को कोलकाता में निमोनिया हो गया था। उनका करीब 1 महीने से इलाज चल रहा था। वे साल ठंड में अपनी बहन के यहाँ कोलकाता जाते थे। उनकी हालत में सुधार हुआ, लेकिन बाद में उनकी तबीयत बिगड़ गई। केदारनाथ सिंह को दिल्ली के साकेत और मूलचंद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उन्हें एम्स में स्थानांतरित कर दिया गया। आज के इतिहास के सफर पर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रसिद्ध भारतीय गीतकार और लेखक योगेश गौड़ के बारे में, जिन्होंने कहीं दूर जब दिन ढल जाए और रिमझिम गिरे सावन जैसे सुपरहिट गीतों के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की। तो चलिए थोड़ा विस्तार से जाने योगेश गौड़ के बारे में। योगेश गौड़ प्रसिद्ध भारतीय गीतकार और लेखक थे। उनका जन्म माझी के दिन 19 मार्च 1943 में हुआ था। उन्हें विशेष रूप से फिल्म आनंद के गीत कहीं दूर जब दिन ढल जाए और जिंदगी कैसी है पहेली है, रिमझिम गिरे सावन, रजनीगंधा फूल तुम्हारे जैसे सुपरहिट गीतों के लिए प्रसिद्धि प्राप्त है। भारतीय हिंदी सिनेमा में उनके दिए योगदान के लिए उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अलावा यश भारतीय पुरस्कार भी दिया गया। योगेश जी के मुंबई में आरंभिक संघर्ष को मित्र व सहयोगी सत्यप्रकाश ने साथ दिया। दोनों में सच्ची दोस्ती सा रिश्ता बना। भाई सत्यप्रकाश योगेश के सलाहकार
प्रेरक और संकट मोचक रहे। मित्र के साथ चाल में गुजरा यह वक्त प्रेरणा का वरदान सा बन गया। आत्मनिर्भर पहचान के लिए अपने नाम से गॉड हटाने का फैसला उनके व्यक्तित्व विकास के लिए अवसरों के नए द्वार लेकर आया। कहानी पटकथा संवाद के बाद कविता और गीत लेखन की ओर उन्मुख हुए। यहाँ पर बचपन में कविता लिखकर याद करने का अभ्यास काम आया। लखनऊ का साहित्य, सांस्कृतिक सांचा और आत्मबल योगेश को कवि गीतकार रूप दे गया। योगेश को संगीत निर्देशक की धुनों पर गीत लिखना पसंद नहीं था। गीत लेखन की तकनीकी मांगों से अपरिचित होकर फिल्मकार रोबिन बनर्जी के पास काम मांगा। योगेश को रोबिन जी ने इस फिल्म के गीत लिखने को कहा। इस अनुभव ने उनकी आंखें खोल दी। अब वह संगीत धुनों पर लिखना समझ चुके थे। रॉबिन बनर्जी योगेश का सफल सखी, मार्वल मैन, फ्लाइंग सर्कस, रॉबिन हुड समेत लगभग दर्जन भर फिल्मों तक रहा। प्रसिद्ध संगीत निर्देशक सलिल चौधरी बहुत चर्चित फिल्म आनंद पर काम कर रहे थे। उन्हें इस फिल्म के लिए एक सुलझे हुए गीतकार की तलाश थी। मशहूर शैलेंद्र की कमी में योगेश का चयन हुआ। आनंद की सफलता से योगेश देश भर में विख्यात होकर सलिल चौधरी के साथ अपने करियर की सफलतम यात्रा पर निकल पड़े। सलिल दा योगेश ने आनंद के अलावा अनोखा दान, अन्नदान, आनंद महल, रजनीगंधा और मीनू जैसे फिल्मों में साथ काम किया। सलिल दा की जलेबीदार कठिन संगीत धुनों के लिए गीत लिखना योगेश के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। निस दिन, रजनीगंधा, फूल तुम्हारे प्यास लिए, मनवा जैसे गीतों में गीतकार की कविताई निखर कर सामने आई। इस तरह सलिल दा के मापदंडों पर एक गीतकार कवि भी बन सका। योगेश ने अपने करियर में संगीतकार घरानों के पिता पुत्र संगीतकारों के साथ काम किया। इस परंपरा में सलिल एवं संजय चौधरी और सचिन देव और राहुल देव बर्मन के लिए गीत लिखे। जाने माने संगीतकार सचिन देव बर्मन की उस पार तथा मिली योगेश के यादगार प्रोजेक्ट रहे। इन फिल्मों का जीवंत गीत संगीत इस साथ की सुनहरी याद है। मिली अभी पूरी भी ना हुई थी कि सचिन देव बीच में बीमार पड़ गए। पिता की आधी फिल्म को राहुल देव बर्मन ने बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी और मैंने कहा फूलों से रिकॉर्ड कर पूरा किया। संगीतकार राहुल की लिस्ट में योगेश का नंबर 5वीं पायदान पर आता था। फिर भी राहुल देव योगेश की जोड़ी 8 से 10 फिल्मों में साथ आई। फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में बनी आनंद के बाद योगेश को सिने जगत में उचित सम्मान मिला। फिल्म के कभी ना भुलाए जा सकने वाले गीत आज भी लोकप्रिय बने हुए हैं। कहा जाता है कि ऋषिकेश जी को आनंद बनाने की प्रेरणा मूलतः एक जापानी फिल्म से मिली। कहानी से इस कदर प्रोत्साहित हुए कि केंद्र में महिला को रखकर मिली भी बनाई। योगेश जी ने दोनों फिल्मों के गीत लिखकर ऋषिकेश दा की सबसे बड़ा सुख, रंग बिरंगी और किसी से ना कहा के गीत समेत अनेक फिल्मों के गीत लिखे। गीतकार और लेखक योगेश का निधन 29 मई 2020 को बसई, मुंबई में हुआ। आज के इतिहास में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आपका ही मत जाएगा, जल्द हाजिर होंगे।